हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग डिटर्मिनेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या यूज़ होता है उस पर हम लोग उसका पार्ट डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मालूम है कि जिन क्वेश्चंस में आयोटा का सिंबल दिया रहता है वो क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स फॉर्म का क्वेश्चन होता है। अगर आपको डिटर्मिनेंट के अंदर उनके एलिमेंट में कहीं पे आयोटा सिंबल दिया रहता है तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेस्ड है। इसमें हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी लगे। अब प्रॉपर्टी क्या है उसकी, पहले आप प्रॉपर्टी समझ लो कि अगर हमारे पास में इफ़ डेल्टा इज any determinant have elements in form of iota। अगर हमारे पास डेल्टा कोई एक डिटर्मिनेंट है जिसके एलिमेंट आयोटा के फॉर्म में है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला है आपको ये काम करना है कि डेल्टा का कॉन्जुगेट लेना है। डेल्टा बार मतलब होता है कॉन्जुगेट लेना। कॉन्जुगेट का काम क्या होता है कि जैसे अगर x प्लस आयोटा वाई लिखा है तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आएगा, आयोटा का साइन चेंज हो जाता है। अगर कहीं पे केवल x लिखा है तो उसका कॉन्जुगेट x आएगा। अगर केवल आयोटा y लिखा है कॉन्जुगेट ले लिया तो माइनस आयोटा y आएगा। तो आपको याद ये रखना है कि कॉन्जुगेट का मतलब होता है जिस टर्म के पास में आयोटा होगा उसका साइन चेंज करना। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे आयोटा का, यहाँ प्लस है, आयोटा साथ में है और कॉन्जुगेट लिया तो मैंने इसका साइन चेंज कर दिया। इसके पास आयोटा नहीं है तो साइन चेंज नहीं किया, इसके पास आयोटा है तो साइन चेंज कर दिया। तो आपको ध्यान रखना है कि कॉन्जुगेट मतलब हो गया आयोटा वाले टर्म का साइन चेंज करना। तो आप इसमें सबसे पहले जो भी डिटरमिनेंट आपको दिया होगा उसके सभी टर्म्स का आप कॉन्जुगेट लोगे। कॉन्जुगेट लेने के बाद अगर आपको वापस वही डिटरमिनेंट मिल जाता है, ठीक है, देन वी से, तो इसका मतलब ये हो गया इफ़ डेल्टा बार इज इक्वल टू डेल्टा, देन वी से वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज प्योरली रियल। तो आपको एक आइडिया लग रहा है कि जिन क्वेश्चन में डिटरमिनेंट के क्वेश्चन में जिसमें कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म के एलिमेंट दे रखे हैं और अगर उसके ऑप्शन में प्योरली रियल या प्योरली इमेजनरी दिया हुआ है, जैसे कि मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसमें प्योरली रियल एक ऑप्शन है, एक प्योरली इमेजनरी है, जीरो है और नन ऑफ अबव है। तो आपको अगर लग रहा है कि ऑप्शन में प्योरली रियल या प्योरली इमेजनरी है, साथ ही साथ आयोटा के फॉर्म में क्वेश्चन दिया है, तो आप सबसे पहले इसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करोगे। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर आप डिटरमिनेंट का कॉन्जुगेट लोगे और वापस वही डिटरमिनेंट आ रहा है तो हम लोग ये बोलेंगे कि उस डिटरमिनेंट की वैल्यू प्योरली रियल रहेगी, है ना। इसी टाइप का इसका सेकंड रिजल्ट बन जाता है कि इफ़ डेल्टा बार कॉन्जुगेट लेने पर माइनस कॉमन लेके डिटरमिनेंट वापस आ रहा है, देन वी से वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज प्योरली इमेजनरी। उस केस में जो आंसर आएगा वो प्योरली इमेजनरी आएगा, है ना। तो ये आपकी दो कंडीशन होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्म के क्वेश्चंस के लिए। अब आप यहाँ पे एक क्वेश्चन देख रहे हो, ये क्वेश्चन मैंने लिखा तो आपने इस क्वेश्चन में देखा कि सबसे पहले इसमें कई सारे टर्म है जिसके पास आयोटा है, ऑप्शन में प्योरली रियल या प्योरली इमेजनरी दे रखा है। तो हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और इस प्रॉपर्टी का यूज़ करने के लिए कि इसके क्वेश्चन के लिए हम लोग यहाँ पे डेल्टा बार निकालेंगे इस क्वेश्चन का। तो डेल्टा बार क्या बन जाएगा, सबसे पहले आपको जितने भी यहाँ पे एलिमेंट दे रखे हैं उन सबका कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। -7 का कॉन्जुगेट क्या होगा, -7 एज इट इज़ रहेगा। 5 + 3i का 5 - 3i हो जाएगा। 2/3 + 4i हो जाएगा। इसमें नीचे वाले में 5 + 3i आ जाएगा। इसमें 8 आ जाएगा। यहाँ पे 4 + 5 प्लस है तो -5i हो जाएगा, है ना। नीचे वाले लाइन में 2/3 - 4i हो जाएगा। अगले वाले के पास 4 + 5i हो जाएगा और लास्ट में 9 हो जाएगा। तो आपने देखा कि जो प्योरली रियल नंबर थे उनमें साइन चेंज नहीं किया, जिसमें आयोटा थे उनके साइन चेंज कर दिए। अब आप ये देख पा रहे होंगे इस क्वेश्चन में कि जो इस क्वेश्चन का जो रो है वो यहाँ पे जो आया है उसके कॉलम से मैच कर रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी कर रखी है कि डिटरमिनेंट में हम रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। तो अब आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ कर ली कि इंटरचेंज रो इनटू कॉलम, इसको हमने इंटरचेंज कर दिया। जब हम रो को कॉलम में इंटरचेंज करेंगे तो हम इसमें देखेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन का जो रिजल्ट आया था इस क्वेश्चन में
उसमें जो रो है वो कॉलम में इंटरचेंज हो जाएगी। तो आप देख पा रहे होगे कि जो हमारी रो यहाँ पे फर्स्ट रो है उस रो को हम लोग लिख देंगे -7 कॉलम में चेंज कर दिया 5 - 3 आयोटा, और ये बन जाएगा 2/3 + 4 आयोटा। ठीक है, इस सेकेंड रो को लिख दिया हमने 5 + 3 आयोटा, ये हमारा डेल्टा बार है यहाँ पे। ये सेकेंड रो के 8 आ जाएगा, ये बन जाएगा 4 - 5 आयोटा। इधर थर्ड रो के लिए बन जाएगा 2/3 - 4 आयोटा, इससे बनेगा 4 + 5 आयोटा, और लास्ट में आएगा 9। ये आपका वही डिटरमिनेंट आ गया जो कि क्वेश्चन में गिवन था। तो आपने लिख दिया दिस इज डेल्टा। तो हमारी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग डेल्टा बार इक्वल टू डेल्टा आ गया, यानी कि क्वेश्चन की जो वैल्यू आ गई वो वैल्यू प्योरली रियल हो जाएगा। तो आप ऑप्शन अगर टिक करोगे तो आपका ये वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको दिख रहा है कि प्योरली रियल या प्योरली इमेजिनरी वर्ड उसमें नहीं दे रखा ऑप्शन में, उसकी जगह पे अगर आपको वैल्यूज़ दे रखी होती, सपोज किया होता यहाँ दिया होता 1 + 2 आयोटा, 3 - 5 आयोटा, ठीक है, 3 आयोटा, यहाँ दिया होता 7 आयोटा + 5। अगर ऐसे ऑप्शन होते तो फिर हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं करेंगे। उस केस में हम इसमें ऑपरेशन अप्लाई करके जीरो बनाने की कोशिश करेंगे, और फिर इसको अगर जीरो नहीं बन पा रहे हैं तो आप उसका एक्सपेंशन करके आंसर निकालोगे, उसमें ये प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी। आपको ये याद रखना है, ये प्रॉपर्टी केवल उन क्वेश्चंस में काम करेगी जिनके ऑप्शन में प्योरली रियल या प्योरली इमेजिनरी टर्म दिए रहते हैं, क्योंकि आप इसमें वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो, आप केवल ये बता पा रहे हो कि वो उसको सॉल्व करने के बाद या तो प्योरली रियल आंसर आएगा या उसमें प्योरली इमेजिनरी आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको आप ज़रा ध्यान से इसको समझना करना इसके क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें आपको प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी पार्ट जो है वो ऑप्शन में होंगे तभी काम करेगा, है ना। इसके बाद में हम लोग एक प्रॉपर्टी पे और बढ़ते हैं। वो प्रॉपर्टी हमारी थी कोफैक्टर पे बेस्ड प्रॉपर्टी। मैंने कोफैक्टर और माइनस के लिए पहले वीडियो बना चुका हूं, आप उस वीडियो में देख सकते हो क्या था, लेकिन मैंने वहाँ पे उस वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो हम आपको अगले उसमें बताएंगे, क्योंकि ये जो सारी प्रॉपर्टी है चाहे वो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की हो या फिर उसमें कोफैक्टर की प्रॉपर्टी हो, वो सारे प्रॉपर्टीज़ मेंस और एडवांस में काम आती हैं। एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं है, ये केवल आपको जो लोग मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ही ये पार्ट है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप मेंस और एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको इन सारी प्रॉपर्टीज़ में अच्छी आपको कमांड होनी चाहिए, कैसे यूज़ करना है वो आपको पता होना चाहिए। अब आप देखोगे इसमें प्रॉपर्टी ऑफ कोफैक्टर। अब आपको याद होगा कोफैक्टर क्या था। कोफैक्टर में हम लोगों ने जब डिटरमिनेंट को सॉल्व किया था तो विद साइन, है ना, साइन आपको याद है प्लस माइनस प्लस, इसके साथ लेके चल रहे थे हम लोग, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। आपको याद है कि हम लोगों ने इसके लिए इस एलिमेंट के लिए सॉल्व करते थे तो इसको बंद करते थे, जो हमारा सब डिटरमिनेंट आता था वो हमारा कोफैक्टर होता था, उसका साइन प्लस लगता था। अगले वाले का सब को डिटरमिनेंट निकालते थे तो वो उसका माइनस साइन के साथ होता था। ये हम लोगों ने माइनर और कोफैक्टर पुराने लेक्चर में किया हुआ है। तो आप किसी को अगर वो माइनर और कोफैक्टर निकालना याद नहीं है तो आपको पुराना अपना वीडियो देख लेना, मैंने उसमें लिख रखा है कि किस वीडियो में क्या चीज़ है, वो आप उसमें देख के अपना लेक्चर देख सकते हो, है ना। तो हम लोग इसमें बात कर रहे थे इसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है। इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूज़न वाला होता है। जनरली जब इस पे क्वेश्चन जो आता है उसमें स्टूडेंट प्रोडक्ट रूल का यूज़ करते हैं, मतलब दो डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करने वाले रूल का यूज़ करते हैं, और उससे आंसर कभी नहीं निकलेगा, जो आंसर आएगा भी वो गलत होगा आंसर। बाई चांस आपने मल्टीप्लाई करके जो ऑप्शन में दिया हुआ है उससे आपने देखा मल्टीप्लाई किया तो देखोगे आंसर मैच नहीं कर रहा होगा, तो परेशान होते रहोगे, टाइम बर्बाद करोगे, उसके अलावा उसमें कुछ नहीं मिलेगा। अब क्वेश्चन आता कैसे है मैं आपको पहले क्वेश्चन बता देता हूँ, क्वेश्चन किस टाइप का होता है ना, फिर उसके बाद हम उस क्वेश्चन की प्रॉपर्टी पे आते हैं। क्वेश्चन आपका दिया होगा प्रूफ डेट, जैसे मैं प्रूफ डेट के फॉर्म में दे रहा हूँ यहाँ पे, a² + x² ab - cx ac + bx। अगला पार्ट है ab + cx b² + x² और bc - ax। अगला पार्ट है ac - bx bc + ax और cx + x² इज इक्वल टू, अगला डिटरमिनेंट है x c - b - c x a
बी माइनस ए एक्स और इसका बनेगा होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे होल स्क्वायर दिया, ये आपका क्वेश्चन है। अब आप इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो मैक्सिमम लोग इसके राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, कहेंगे यहाँ पे डिटरमिनेंट का स्क्वायर है, मतलब दो डिटरमिनेंट को लिख के उन्हें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना मैं पहले आपको सिखा चुका हूँ, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आपका मैच नहीं करेगा। फिर आप बार बार सोचते रहोगे कि मल्टीप्लाई ही करना था, क्योंकि राइट हैंड साइड से आप इसको लाने की कोशिश करोगे, जबकि लेफ्ट हैंड साइड से ये पार्ट कभी नहीं आएगा, क्योंकि स्क्वायरिंग दिया है। अगर आपको प्रॉपर्टी मालूम नहीं है, अब बात करते हैं प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी में क्या होगा कि इफ डेल्टा इज एनी डिटर्मिनेंट, कोई डिटर्मिनेंट दे रखा है डेल्टा हमारे पास में, हम लोग डेल्टा की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले आप फाइंड करोगे डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ठीक है। अब इसमें पहली कंडीशन बनती है कि इफ डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 नहीं आती है, ठीक है, यही आपका मेन पार्ट है, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आती है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर, कोफैक्टर का डिटरमिनेंट बताना कैसे निकाला जाता है ये हम लोग पुराने लेक्चर में बता चुके हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट की पावर n-1, वेयर n यहाँ पे क्या होगा, n इज ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। ऑर्डर मतलब होता है कि कितने रो कितने कॉलम है, तो वो उसका ऑर्डर होता है। 3/3 है तो 3 लिख देना n की वैल्यू, ये आपकी मेन प्रॉपर्टी है। सेकंड पार्ट इसका ये भी आ जाता है कि अगर यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए तब क्या करोगे, देन हम लोग ये बोलेंगे इसमें कि डिटर्मिनेंट ऑफ जो कोफैक्टर होगा उसकी वैल्यू हमेशा 0 के बराबर आएगी। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन तो नहीं बनता है, क्वेश्चन बनेगा तो इसी प्रॉपर्टी पे बनेगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन इस पे बनता है, तो आपको ध्यान रखना है। अब जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया है तो इस क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से करोगे, लेफ्ट हैंड साइड से। अगर आप क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे तो आंसर नहीं आएगा, आपको सॉल्व राइट हैंड साइड से करना पड़ेगा। सोल्यूशन निकालने के लिए आप सबसे पहले जो हमारा डिटरमिनेंट दे रखा है, इस डिटरमिनेंट को आप लिखोगे एक्स सी माइनस बी माइनस सी एक्स और ए बी माइनस ए एक्स। आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि इसका आंसर सॉल्व करने पर ये 0 नहीं आ रहा है। जब 0 नहीं आ रहा डिटरमिनेंट, तो इस कंडीशन को ही सेटिस्फाई करेगा। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो, मुझे तो ये दिख रहा है, इसको आप देखोगे सॉल्व करके, ये हमें दिख रहा है यहाँ से कि जो रिजल्ट बनेगा उसके अकॉर्डिंग 0 नहीं आएगा, ठीक है। आप अपनी तसल्ली के लिए इसको सॉल्व कर सकते हो। अब अगर 0 नहीं आ रहा तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि इसका मतलब ये हो गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर जो बनेगा, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं DC, है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर जो है इसको हम लोग DC लिख देते हैं, यानी कि ये प्रॉपर्टी बन जाती है DC इक्वल टू डेल्टा पावर n-1, ये फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ लिख दिया DC इक्वल टू जो आएगा वो डेल्टा की पावर क्या आएगा, n-1 आएगा। अब DC जो आएगा, n कितना हमारे पास में यहाँ पे, D मतलब डिटरमिनेंट के लिए बोलते हैं, तो D लिखो या डेल्टा लिखो वो आपकी चॉइस है, ठीक है। आप इसको डेल्टा भी लिख सकते हो। अगर यहाँ पे जैसे मैंने D लिखा है, आपको अगर कन्फ्यूज़न हो तो आप यहाँ पे डिटरमिनेंट ही लिख सकते हो, डेल्टा लिख सकते हो। तो यहाँ पे भी आप डेल्टा की पावर C पाओगे तो क्या आएगा, डेल्टा की पावर 3-1 मतलब डेल्टा स्क्वायर। तो आपको दिखने लगा कि जो आंसर है वो डिटरमिनेंट का स्क्वायर है, वो मैच कर रहा है। ये यहाँ पे डेल्टा C मतलब हो गया डिटरमिनेंट ऑफ कोफैक्टर होना चाहिए, तो हम इसके कोफैक्टर का डिटरमिनेंट बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा मेक डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर में आपको साइन का विशेष ध्यान रखना है, तो हम लोग बढ़ते हैं इसमें आगे। डिटर्मिनेंट इसका कैसे बनाते हैं कोफैक्टर का, पहला टर्म आता है प्लस का, तो हमने इसको क्लोज किया तो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, तो यहाँ नंबर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अगला नंबर जो आता है वो माइनस का आता है, माइनस लिख दिया यहाँ पे और इसको क्लोज कर दिया, तो क्या बनेगा यहाँ पे -cx माइनस ए बी, -cx माइनस ए बी। अब आप देख लो एक बार, इसको माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी प्लस cx आएगा, जो कि यहाँ पे मैच कर रहा है। पोजीशन चेंज हो गई, वो उसकी कोई बात नहीं, पोजीशन चेंज हो जान दो। इसके पास आएंगे तो प्लस का साइन आएगा, इसके लिए क्या पार्ट बनेगा यहाँ से, AC माइनस BC, तो आ जाएगा AC माइनस BX, है ना, ये आ जाएगा। इसी टाइप से आप सारे पार्ट निकालोगे, -c के लिए भी निकालो, इसके लिए भी, इसके इन सभी के लिए निकालो। तो -c के लिए जो पार्ट आएगा आप कैलकुलेट करोगे तो जो पार्ट आएगा वो क्या बन रहा है इसमें, देखो यहाँ से, इससे आ जाएगा आपका, ये माइनस का साइन होता है, माइनस का साइन के बाद आएगा cx और ये क्लोज कर दिया,
तो बनेगा सी एक्स और माइनस का ए बी। ठीक है, अगला आ जाएगा प्लस का, ये प्लस का होता है तो प्लस के लिए क्या बनेगा, प्लस, ये आप साइन याद रखना, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, इसका याद रखो, इससे आपको ध्यान रखना है। तो प्लस साइन होता है, प्लस साइन लगाओगे तो उसका रिजल्ट जो बनेगा वो बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अगला जो आएगा वो माइनस का होता है। ठीक है, ये वाला माइनस का होता है, इसको क्लोज किया तो क्या बन रहा है, ए एक्स और माइनस बी सी। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका ए एक्स, इसके लिए क्लोज किया ये वाला पार्ट, तो इसको क्लोज कर दिया तो हमारा रिजल्ट जो दिख रहा है वो माइनस ए एक्स और माइनस का बी सी आ गया है ना, समझ आ गया सभी को, ये माइनस ए एक्स माइनस का बी सी। इसी टाइप से बाकी निकालोगे तो अगला साइन क्या आएगा प्लस का, तो बन जाएगा आपका सी ए प्लस बी एक्स बन जाएगा। अगला जो वाला निकालोगे वो माइनस का आएगा तो उसमें आपको बनेगा यहाँ पे माइनस और माइनस बी सी प्लस ए एक्स आ जाएगा। ठीक है, और इसी टाइप से आप लास्ट में निकालोगे तो आपका सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। अब आप ये देख रहे हो कि जो हमारे डिटरमिनेंट मिला है, जो प्रूव करना है उसमें जो रो है वो मैच कर रही है इसके